साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्रधानमंत्री की सीरीज हमारी चली हुई है और हमने पीवी नरसिंह राव तक पढ़ लिया था। आज का हमारा टाइटल है अटल से वाजपेयी तक। अटल और वाजपेयी एक ही नाम है तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी से अटल बिहारी वाजपेयी तक का ही आज जो बीच में जो भी प्रधानमंत्री आएंगे उनको पढ़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का कार्यकाल, उसके बाद HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, और फिर 2 कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी के दोबारा से। इन सब के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद एक लेक्चर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर विस्तार से पढ़ने की जरूरत रहेगी। करंट से सवाल ज़्यादा आते हैं, बाकी इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी। पहला कार्यकाल है। बीजेपी 1980 में स्थापित होती है और 96 में सरकार बनाती है काम चलाऊ। उसके बाद फिर 98 में और फिर 99 में दोबारा से 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। तो देखो, ये 11वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा है इनका। यहाँ पर 11वीं लोकसभा शुरू होती है। 11वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। कब होते हैं? 1996 में चुनाव होते हैं और बीजेपी को इसमें 161 सीटें मिली। कांग्रेस को मिली थी 140। किसी को भी बहुमत नहीं मिला और राष्ट्रपति के सामने दुविधा थी कि किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। और आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी दल ने या किसी भी गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा ही पेश नहीं किया। इसलिए राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे उस समय। उन्होंने सबसे बड़े दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक तरह से नियुक्त कर दिया कि भाई हम आपको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, आप अपना बहुमत साबित कीजिए। लेकिन बहुमत साबित नहीं कर सके और 13 दिनों बाद उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। तो केवल 13 दिनों का इनका कार्यकाल था, जो कि अब तक किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल है। तो इनके बारे में तो अभी तो फिलहाल इतना ही। उसके बाद चर्चा करते हैं HD देवगौड़ा। श्रीमान HD देवगौड़ा, यही चुनाव है, 11वीं लोकसभा ही है। इसमें भी किसी की सरकार नहीं बनी। तो एक गठबंधन का यहाँ पर एक शुरुआत होती है। यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा का एक गठबंधन बनता है। कौन सा? संयुक्त मोर्चा। इससे पहले हमने एक गठबंधन और पढ़ा था जिसका नाम था राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा में हमने देखा था कि जो गठबंधन बना था, VP सिंह, चंद्रशेखर और चरण सिंह वगैरह जो उसमें प्रधानमंत्री बने थे, तो वो तो हो गया राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा के बाद अब बनता है संयुक्त मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा चुनाव से पहले बना था और संयुक्त मोर्चा बना है चुनाव के बाद। देखो, चुनाव के पहले गठबंधन बनना और बाद में बनना, दोनों अलग स्थिति होती है। चुनाव के पहले गठबंधन बनता है तो वो चुनाव अपने उसी हिसाब से लड़ते हैं, अपनी सीटें फिक्स कर लेते हैं, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कहाँ से। फिर वो उनका एक ही उम्मीदवार लड़ता है। जहां से भी वो गठबंधन चुनाव लड़ेगा, उस गठबंधन में से एक जगह पर एक ही पार्टी का, किसी भी उनमें से जिसको जो सबसे सुरक्षित सीट लगती है, उस पार्टी को वो वहां का टिकट देते हैं। तो ऐसे चुनाव होता है। जैसे अभी देखा हमने, इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा था लोकसभा में, इस तरह से।
तो अब संयुक्त मोर्चा, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं बनी, 161 सीट थी, आमंत्रित किया, त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने दावा ही नहीं किया क्योंकि इनको भी लगता था सरकार नहीं बना पाएंगे। अब देखो संयुक्त मोर्चा बना है, इसमें वो लोग थे जो ना तो कांग्रेस के सदस्य थे ना ही बीजेपी के सदस्य थे। तो भारतीय राजनीति में एक ये महत्वपूर्ण गठबंधन बना जो 1996 के आम चुनाव के बाद में गठित हुआ। तो ये गठबंधन गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई दलों का एक समूह था, और जिसका उद्देश्य यह था कि एक तीसरा विकल्प भी जनता के सामने रखा जाए कि हम भी सरकार बना सकते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ी सी समझे तो इतना ही है कि 96 के आम चुनाव हुए, भाजपा कांग्रेस दोनों को बहुमत नहीं मिला, 161 140 सीट। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, लेकिन 13 दिन तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो इस स्थिति में गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई जो दल थे वो सब इकट्ठे हुए, यानी इन दोनों के अलावा जो बच गए लगभग सभी इकट्ठे होकर यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया। तो अब गठबंधन के दल थे, इसमें कौन कौन से थे मुख्य रूप से हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रीय दल थे, वामपंथी दल थे जैसे कि जनता दल है, सीपीआई है, सीपीआई-एम है, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके, एजीपी यानी असम गण परिषद और समता पार्टी, ऐसे अन्य और बहुत सारे छोटे दल थे जो इसमें शामिल थे। तो ये तो था यूनाइटेड फ्रंट के घटक दल। एक तरह से कुल मिलाकर ये माने कि यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चे में सबसे प्रमुख दल था जनता दल। ध्यान रखना, राष्ट्रीय मोर्चे में भी उस समय जनता दल ही प्रमुख था, जिसमें वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो यहां पर सबसे प्रमुख दल यहां पर भी जनता दल ही है। और अब देखो ये इतनी सीट तो थी नहीं, इनकी लगभग 300 सीट तो दोनों की हो गई, 301 हो गई है, तो 272 सीट तो बची ही नहीं कि ये सरकार बना ले अपने दम पे, ये सारे लोग मिल जाए तब भी सरकार नहीं बनेगी। तो किसी ना किसी का इनमें से एक का बहुमत तो चाहिए था। तो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे दिया ताकि भाई भाजपा तो कम से कम सत्ता से दूर रहे, इन्होंने बाहर से समर्थन दे दिया। देखो, बाहर से समर्थन देना और अंदर या सरकार में शामिल होना दो अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। बाहर से समर्थन देने का मतलब है कि सरकार में शामिल नहीं होना, बस जहां वोटिंग होगी तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम वोट डाल देंगे, हाँ तुम भाई तुम्हारे पास बहुमत है। यानी मंत्री पद वगैरह नहीं लेते हैं वो उस पार्टी के लोग, वो केवल बाहर से समर्थन करते हैं बस। तो बाहर से समर्थन कर दिया। बाहर से समर्थन में ये रहता है कभी भी वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहती। हालांकि मंत्री अपने मंत्री पद लेते हैं तो भी कभी भी सत्ता छोड़ दो, वो तो कोई फर्क पड़ता नहीं, गठबंधन से अलग हो जाओ। लेकिन सत्ता हासिल करना, सत्ता में रहना और सत्ता से बाहर रहना, क्योंकि जब दिखता है कि हाँ अब बिल्कुल कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलो हम बाहर से समर्थन कर देते हैं। तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था कि सरकार लंबी चलेगी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। तो अब बात ये आई कि प्रधानमंत्री किसको बनाएं। तो सबसे पहले तो वीपी सिंह के पास गए कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, उन्होंने मना कर दिया। ज्योति बसु के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। ये दो बड़े नेता थे, तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, या उन्होंने प्रधानमंत्री पद से एकदम इनकार कर दिया बनने से। इसके बाद लालू प्रसाद का नाम याद आया, या लालू प्रसाद यादव के नाम पर विचार किया गया कि इनको प्रधानमंत्री बना दें। लेकिन लेटेस्ट चारा घोटाला उजागर हुआ था, इसलिए उनका नाम हटा दिया, क्योंकि चारा घोटाला जनवरी फरवरी के आसपास ही 1996 में उजागर हुआ था, तो फिर वो एक नेगेटिव छवि उनकी बन गई थी। अंत में संयुक्त मोर्चे की जो चौथी पसंद थी वो थे एचडी देवगौड़ा। जनता दल के सदस्य थे एचडी देवगौड़ा, उनको प्रधानमंत्री बनाया। और मार्च 1997 में कांग्रेस ने फिर वापस ले लिया समर्थन, ये आरोप लगाते हुए कि देवगौड़ा सरकार कांग्रेस के हितों को नज़रअंदाज कर रही है।
कुल मिलाकर उनकी सरकार लगभग 10 महीने चली और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, तो फिर एच.डी. देवगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। ध्यान रखना, एच.डी. देवगौड़ा का दल जनता दल था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती है। ऐसे प्रश्न अगर हम ठीक करते हैं तो ये मानो हम सीधे सीधे लाखों, एक ही प्रश्न से हम लाखों लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते उन प्रश्नों को फिर लगभग सब छोड़ देते हैं। हम छोटी छोटी ऐसी बातों को अक्सर शामिल कर लेते हैं अपने लेक्चर में। तो एक तो बात ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय मोर्चा यानी नेशनल फ्रंट चुनाव से पहले गठित गठबंधन था। राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा में आप कंफ्यूजन होगा कौन सा पहले था कौन सा बाद में, अभी नहीं है, लेकिन जब परीक्षा आएगी और आपने पूरा सिलेबस पढ़ना है, इसका रिवीजन कितने दिन पहले हुआ है ये भी बहुत समय बाद नंबर आता है रिवीजन का, तो स्वाभाविक है। तो हमने थोड़ा सा बताया था कि राष्ट्रीय मोर्चा को आप पहले मान के चल रहे हैं, यानी राष्ट्र सबसे बड़ा होता है इस तरह से, या फिर कोई और अपना तरीका याद करने का कि हाँ हम इस तरह से इनमें अंतर कर सकते हैं। तो संयुक्त मोर्चा चुनाव के बाद गठित हुआ था। तो ये तो था इनका एक छोटा सा इनका भी कार्यकाल एच.डी. देवगौड़ा का। दोनों प्रधानमंत्रियों के बारे में दो लाइन लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लिखो नंबर 11 डाल के लिखो अटल बिहारी वाजपेयी, इन पे 12 लिखना। इसमें लिखो इनका कार्यकाल 11वीं लोकसभा में 16 मई 1996 से 16 मई 1996 से 28 मई 1996 तक रहा। 28 मई 1996 तक केवल 13 दिन का रहा, जो कि अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट नंबर 12 एच.डी. देवगौड़ा। इनका कार्यकाल 11वीं लोकसभा में ही, इनका कार्यकाल 11वीं लोकसभा में ही 1 जून 1996 से 1 जून 1996 से अप्रैल 97 तक, अप्रैल 97 तक, 1 जून 1996 से अप्रैल 1997 तक राष्ट्रीय मोर्चा या यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन सरकार के रूप में रहा। नेक्स्ट, एच.डी. देवगौड़ा उस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, अर्थात कर्नाटक विधानमंडल के निचले सदन विधानसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट, उनकी सरकार या इनकी सरकार लगभग 10 महीने तक चली, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण उन्होंने या उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट, एच.डी. देवगौड़ा का राजनीतिक दल जनता दल था, जनता दल था। नेक्स्ट, ध्यान रहे राष्ट्रीय मोर्चा ब्रैकेट में लिख लो नेशनल फ्रंट चुनाव पूर्व गठित गठबंधन था, और संयुक्त मोर्चा ब्रैकेट में लिख लो यूनाइटेड फ्रंट चुनाव के बाद गठित गठबंधन था।
चुनाव के बाद गठित गठबंधन था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, देखो इनका कार्यकाल भी 11वीं लोकसभा में रहा और 21 अप्रैल 97 से मार्च 98 तक इनका कार्यकाल रहा। 21 अप्रैल 1997 से मार्च 1998, 11वीं लोकसभा, ये भी ध्यान रखना। 11वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद HD देवगौड़ा और अब इंद्र कुमार गुजराल, ये प्रधानमंत्री बनते हैं। एक ही लोकसभा में 3 प्रधानमंत्री। तो ये भी यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा सरकार के रूप में ही इनका कार्यकाल भी रहता है। दरअसल अप्रैल 97 में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया था और HD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। अब नए नेता की खोज हुई कि किसको प्रधानमंत्री बनाए ताकि जिससे कि कांग्रेस खुश हो जाए, कांग्रेस किसी तरह समर्थन दे दे, क्योंकि HD देवगौड़ा से तो वो नाराज हो गई। तो यूनाइटेड फ्रंट ने यानी संयुक्त मोर्चे ने कांग्रेस के समर्थन को दोबारा हासिल करना चाहा और गठबंधन को बचाने के लिए एक नया नेता चुनने का फैसला किया और नेता थे इंद्र कुमार गुजराल। यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी दल थे सब ने सहमति से इंद्र कुमार गुजराल का नाम प्रस्तावित किया। देखो गुजराल देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री थे तो उनकी एक पहचान बन गई थी। उन्होंने अपना एक गुजराल डॉक्ट्रिन, एक यानी गुजराल सिद्धांत दिया जिसके कारण वो लोकप्रिय हो चुके थे। उनका वो सिद्धांत लोकप्रिय हो चुका था। इसको विदेश नीति में पढ़ेंगे कि क्या था गुजराल डॉक्ट्रिन, विस्तार से वहां पर चर्चा करेंगे। तो उन्हें एक गैर विवादास्पद नेता यानी एक तटस्थ नेता के रूप में देखा गया। तो कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट के बीच में ये लगा कि तालमेल ये बैठा सकते हैं, तो कांग्रेस इनको इनके नाम पर राजी हो जाएगी और कांग्रेस ने फिर इनके नाम पर सहमति दे दी अपनी कि ठीक है आप इनको प्रधानमंत्री बनाओ, हम समर्थन दे देंगे। तो इंद्र कुमार गुजराल को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। यह ध्यान रखना ये भी यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से ही बने, इनको भी कांग्रेस ने ही समर्थन दिया, लेकिन भाई उनसे कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था, देवगौड़ा से नाराज थे, इनसे सोचा ठीक ठाक है तालमेल चल जाएगा तो इनको समर्थन दे दिया। और 21 अप्रैल को इंद्र कुमार गुजराल ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर बाद में 1998 में फाइनली इन्होंने कहा कि हम अब पूरा समर्थन वापस लेते हैं, अब हम आगे किसी भी को कोई समर्थन नहीं देने वाले हैं। उनको लगा होगा कि हो सकता है नए चुनाव करा लें तो फिर हमें क्या पता बहुमत मिल जाए। कोई भी राजनीतिक दल इस तरह का इंतजार करता है कि जो सत्ताधारी दल है उनका कहीं ना कहीं अगर उनकी छवि खराब हो गई है तो फिर नया चुनाव कराने में फ़ायदा होता है ताकि उनको क्या पता स्पष्ट बहुमत आ जाए। तो उन्होंने यहाँ पर आके 98 में फाइनली अपना इस्तीफा ले लिया और फिर नए चुनाव हुए। तो इनका भी राजनीतिक दल जनता दल था, ध्यान रखना, इनका भी राजनीतिक दल जनता दल ही था। तो कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जनता दल से 3 प्रधानमंत्री आए हैं, VP सिंह, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा और VP सिंह, ये 3 प्रधानमंत्री जनता दल के हैं। और विशेषकर हम देखें तो कांग्रेस के बाद एकमात्र ये दल है जिसने सबसे ज़्यादा 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। वैसे तो देखें आप कहेंगे कि बीजेपी का नाम आना चाहिए, देखो व्यक्तिगत रूप से बीजेपी ने 2 ही प्रधानमंत्री दिए हैं, 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी और 3 बार नरेंद्र मोदी।
तो 6 बार बने हैं प्रधानमंत्री तो बीजेपी के, लेकिन केवल 2 व्यक्ति ही बने हैं। अगर प्रश्न ये आ जाए कि कांग्रेस पार्टी के बाद किस राजनीतिक दल ने व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, तो आप आंख बंद करके जनता दल का नाम ले सकते हो। और उससे पहले मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता थे, और बाद में जनता पार्टी का विलय जनता दल में हो गया था। चंद्रशेखर भी जनता दल के शुरू में थे, लेकिन उन्होंने फिर अपनी अलग पार्टी बनाई, और वो समाजवादी जनता पार्टी, क्या नाम था उसका, उन्होंने वो उससे प्रधानमंत्री बने थे। तो एक तरह से जनता दल को जब हम राजनीतिक दल और दबाव समूह का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरह से जनता दल से कितने राजनीतिक दलों का गठन हुआ। बहुत बड़ा विस्तार फैला हुआ है और बहुत सारे क्षेत्रीय दल इससे बने हैं टूटकर। तो जनता दल अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाई है इसने राजनीति में। तो 3 प्रधानमंत्री इन्होंने दिए हैं, तो इनके बारे में अब लिख लीजिए। नंबर 13 इंद्र कुमार गुजराल। लिखो, इनका कार्यकाल भी 11वीं लोकसभा में ही 21 अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक रहा, या मार्च 1998 तक यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा सरकार के रूप में ही रहा। नेक्स्ट लिखो, गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री थे और अपनी गुजराल डॉक्ट्रिन के कारण लोकप्रिय थे। गुजराल डॉक्ट्रिन, या गुजराल सिद्धांत कह सकते हो आप। गुजराल डॉक्ट्रिन के कारण प्रसिद्ध थे या लोकप्रिय थे। नेक्स्ट, इनका भी राजनीतिक दल जनता दल था, अतः जनता दल ने भारत को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। अब दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में चर्चा। ये जो हमने शुरू में क्रम लिखे थे उस हिसाब से तो ये 14 नंबर आ गया। बाकी इनका प्रधानमंत्री के क्रम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई एक ही व्यक्ति 4 बार बना है शुरू में लगातार, कोई 2 बार बना है, कई बार हमने उनको एक बार ही लिख दिया है पूरा, किसी को अलग अलग बार भी लिखा है। तो ये तो केवल हम क्रम लिखते आ रहे हैं। लास्ट में हम मोदी जी के कार्यकाल में पढ़ेंगे तब लिखवा देंगे कि व्यक्तिगत रूप से वो कौन से प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी 14वें प्रधानमंत्री हैं व्यक्तिगत रूप से, वहां पर उसको लिखवा देंगे। तो देखो, अब 12वीं लोकसभा का चुनाव होता है। 11वीं लोकसभा बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। 1996 में 11वीं लोकसभा ये क्या हुआ 11वीं लोकसभा 1996 में शुरू में 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बने, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, और 98 में लोकसभा को भंग कर दिया गया। 12वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं और 12वीं लोकसभा में भी किसी को बहुमत नहीं मिला। 1998 से और 1999 तक ये कार्यकाल रहा इनका, अटल बिहारी वाजपेयी का। ये जो कार्यकाल, पहला कार्यकाल 13 दिन रहा, ये कार्यकाल 13 माह रहा, 13 महीने। तो आम चुनाव हुए और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का गठन हो गया था यहाँ पर। ये गठबंधन बन गया है जो आज भी इसी गठबंधन की सरकार है। तो देखो, एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग भी लिखते हैं, शॉर्ट में इंग्लिश में एनडीए भी लिखते हैं। तो इसका गठन 1998 में ही किया गया था और इसी कार्यकाल में आपने सुना होगा कि वाजपेयी सरकार एक मत से गिर गई थी, तो वो यही कार्यकाल था। एक घटना हुई, देखो, जयललिता यानी AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने समर्थन दे रखा था, तो समर्थन वापस ले लिया था। सरकार, विश्वास मत हासिल करना था सरकार को। जब कोई भी बड़ा दल अपना समर्थन वापस लेता है तो स्वाभाविक रूप से, और फिर इतने तो इनके पास बहुमत था नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो कोई दिक्कत है, या स्पष्ट तो था नहीं कुछ भी, तो विश्वास मत हासिल करना था। तो विश्वास मत हासिल करना था, तो उसमें इनकी पार्टी एक मत से हार गई। जो पक्ष में वोट पड़े वो थे 269 और विपक्ष में पड़े 270। यहाँ पर एक नाटकीय मोड़ भी होता है, एक बहुत विशेष घटना घटती है। पहली बात तो ये कि जयललिता ने समर्थन वापस क्यों लिया? तो जयललिता ने सीधी सी बात है, अपनी मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई मेरी मांग ये नहीं मान रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो मैं समर्थन वापस ले रही हूँ। लेकिन उनकी मांग क्या थी? मांग ये थी कि जो तमिलनाडु में DMK की सरकार है, भाई जयललिता कहाँ की नेता थी? तमिलनाडु की। एक DMK यानी M करुणानिधि, AIDMK का मतलब समझो जयललिता। तो AIDMK की नेता जयललिता, लोकसभा में शायद इनको पता नहीं 14 या 18 ऐसी कुछ सीटें थी इनके पास, और वहां पर विधानसभा में DMK की सरकार थी, करुणानिधि की सरकार थी। तो इन्होंने कहा कि ये करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, ये इसको हटाओ। अब ऐसी मांग को अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं माना। जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो उसने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब यहाँ पर एक विशेष घटना घटी। ये तो चलो कोई बात नहीं, समर्थन ले लिया। जब वोटिंग होनी थी विश्वास मत की, ध्यान रखना ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं था, ये विश्वास मत हासिल करना था यहाँ पर। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लाता है और विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष को ही अपनी तरफ से या राष्ट्रपति के कहने से प्रस्तुत करना होता है, अपना बहुमत साबित करके दिखाना होता है। मतलब दोनों में एक ही है, होता तो सब कुछ एक ही है कि किस तरह से भाई उनको अपना बहुमत साबित करना होता है दोनों ही परिस्थिति में, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। घटना क्या होती है कि एक व्यक्ति थे गिरिधर गोमांग, गिरिधर गोमांग भी लिखते हैं, गमांग भी लिखते हैं, जैसे भी हैं। तो ये थे, पहले थे लोकसभा के सांसद थे, और उस समय जब ये वोटिंग हो रही थी तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे। इन्होंने सांसद के रूप में वोट दिया। कैसे दिया? अब इस मामले में विपक्ष ने तो उनके वोट का समर्थन किया कि हाँ हाँ ठीक है भाई, इनको वोट देने दो। एनडीए ने कहा कि नहीं, इनको वोट नहीं देना चाहिए, गलत है ये, और उनका वो ही वोट निर्णायक साबित हुआ। शुरुआत में 269 और 269 हो गया था, दोनों का बराबर हो गया था। जब विश्वास मत पर वोटिंग हुई तो इसके पक्ष में 269 और विपक्ष में भी 269 वोट पड़े। एक वोट बच गया गिरधर गमांग का। तो गिरधर गमांग का वोट था, देखो, विवादास्पद। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लोकसभा की सदस्यता छोड़ने में वो देरी की उन्होंने। अगर हम इसकी संवैधानिक स्थिति देखें तो मुख्यमंत्री बनने के बाद गिरधर गमांग को लोकसभा की सदस्य छोड़ देनी चाहिए थी, और एक निश्चित समय होता है, लेकिन वो निश्चित समय नहीं आया था कि उसके बाद वो अपने आप छोड़ दे, तो उनको त्यागनी थी। लेकिन अब तकनीकी रूप से देखें तो उन्होंने सदस्यता छोड़ी नहीं थी, तो वो अभी भी सांसद थे। और मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको पता ही है कि कोई व्यक्ति कहीं का भी सदस्य, किसी भी सदन का, विधानमंडल का सदस्य नहीं तो भी 6 महीने तक तो मुख्यमंत्री रह ही सकता है।
तो वहां मुख्यमंत्री में तो कोई इशू था नहीं और यहां पर वो सांसद थे। तो सीधी सी बात है, मतदान करने का अधिकार रखते हैं। यानी जो उस समय अध्यक्ष थे जीएमसी बाल योगी, तो अब वो कैसे कहें उनको, भाई तकनीकी रूप से तो वो लोकसभा के सांसद हैं, तो सांसद हैं तो फिर सीधी सी बात है उनको किस तरह से वोट करने से मना किया जाए। ऐसा तो है नियमों में ही नहीं था, अगर कोई व्यक्ति सांसद है और उसको वोट ना देने दिया जाए। तो उन्होंने लोकसभा स्पीकर जीएमसी बाल योगी ने गिरधर गमांग को कहा कि देखो आप अपने विवेक के आधार पर फैसला ले सकते हो, आप वोट देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो मत दो। और गिरधर गमांग ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वोट किया। ये कांग्रेस के सदस्य थे। गिरधर गमांग, ध्यान रखना, कांग्रेस के ही थे। कई बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं, कई बार ये जयललिता की पार्टी का ही समझ लेते हैं, जबकि वो तो डायरेक्ट विपक्ष में थी। तो 269 हो गए थे। विपक्ष में गिरधर गमांग ने वोट कर दिया। इन्होंने उन पर छोड़ा कि भाई आपके विवेक पर निर्भर है कि आप क्या करते हो, नैतिकता के आधार पर तो सीधी सी बात है आपको यहाँ की सदस्यता त्याग देनी चाहिए थी, आप ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए हो। लेकिन जो भी हुआ, सरकार एक मत से गिर गई और प्रधानमंत्री पद से उनको त्यागपत्र देना पड़ा। ये इनका कार्यकाल 13 महीने का था। तो कुल मिलाकर इसी दौरान की हम चर्चा करें तो फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस यात्रा शुरू की इन्होंने। इसी कार्यकाल में इनका जो जैसलमेर जिले के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। और इसी कार्यकाल में कारगिल युद्ध हुआ था। एक छोटे से 13 महीने के कार्यकाल में बड़ी बड़ी कई घटनाएं हुई। मुख्य रूप से पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध था। और कारगिल युद्ध में मई 1999 में 26 जुलाई 1999 तक एक ऑपरेशन चला। मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक ऑपरेशन विजय के नाम से ऑपरेशन चलाया गया और सक्सेस हुए और जीत हासिल की। ऑपरेशन विजय मई 99 से 26 जुलाई 1999 तक ये मुठभेड़ हुई और फिर भारतीय सेना ने 26 जुलाई के दिन अपनी वहां पर झंडा गाड़ दिया था। और इसी उपलक्ष्य में 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। तो ये तो इनका ये कार्यकाल रहा। इसको अभी लिखेंगे, उससे पहले इनका लास्ट वाला कार्यकाल भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। तो 15वां नंबर डाल के फिर दोबारा से यही नाम आप लिख सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी। देखो ये 13वीं लोकसभा थी। यानी देखो चुनाव भी कितनी, देश अगर आर्थिक संकट से क्यों ना गुजरे। 1996 में चुनाव हुए, उसके बाद 1998 में चुनाव हुए और फिर 1999 में चुनाव हुए। देखो लोकसभा के चुनाव कितनी बड़ी बात है। 11वीं लोकसभा 3 प्रधानमंत्री, 12वीं लोकसभा 1 प्रधानमंत्री, और फिर इसमें फिर चुनाव होते हैं। और ये कार्यकाल फिर 2004 तक पूरे 5 साल चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा बनते हैं। लेकिन 96, 98, 99 3 सालों में 3 लोकसभा के चुनाव, 1 लोकसभा का चुनाव देश की कमर तोड़ देता है। आर्थिक रूप से बहुत बड़ा खर्चा होता है, 3 चुनाव झेले। और ये वो दौर जब हम आर्थिक संकट से जूझ रहे थे या उससे बस हमारा उससे निपट के हम आगे बढ़ रहे थे। खैर जो भी हुआ आप सबके सामने है। तो ये कार्यकाल इनका पूरा 5 साल रहा अटल बिहारी वाजपेयी का, 99 से 2004 तक। और इस कार्यकाल में एक बड़ी घटना घटी, 13 दिसंबर 2001 की घटना। आप सबको पता भी होगा इस तारीख के नाम से।
भारतीय संसद, सबसे सुरक्षित जगह भारत की, उस पर हमला हो गया। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि बाद में अफजल गुरु को, जो इसका मास्टरमाइंड था, उसको सजाए मौत भी दी गई, फांसी की सजा दी गई। और अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की बात करें तो कल, आज हम 26 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं, तो कल 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे को इनका जन्मदिन होता है, जिसको सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम मनाते हैं। तो सुशासन दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। तो अब लिखिए इनके कार्यकाल के बारे में। लिखो अटल बिहारी वाजपेयी, नंबर 14 लिखो। इनका कार्यकाल 12वीं लोकसभा में, या इनका ये कार्यकाल 12वीं लोकसभा में 1998 से 1999 तक रहा। 1998 से 1999 तक रहा। नेक्स्ट, 1998 में कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट सरकार से अपना समर्थन पूरी तरह वापस ले लिया था। इसके बाद देश में 1998 के आम चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए, ब्रैकेट में लिख सकते हो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सत्ता में आया। या यहां पर एनडीए लिख लो, आगे अलग से एक लाइन में लिख लो एनडीए अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या हिंदी में लिख लो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन 1998 में ही किया गया था। 1998 में ही किया गया था एनडीए का गठन। नेक्स्ट, इसी कार्यकाल में सरकार केवल एक मत से गिर गई थी। इसी कार्यकाल में सरकार केवल एक मत से गिर गई थी। नेक्स्ट, जयललिता अर्थात AIDMK, जयललिता अर्थात AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद सरकार को विश्वास मत हासिल करना था, जिसमें एनडीए को 269 मत मिले और विरोध में 270। एनडीए को 269 मत मिले और विरोध में 270, सत्ता चली गई। नेक्स्ट, गिरधर गमांग के बारे में याद ही रख लेना, और लिखना चाहो तो लिख लेना भाई गिरधर गमांग कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, जिन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वोट किया था। अपनी भाषा में लिख सकते हो कि उस समय वो, क्योंकि उस समय वो लोकसभा के सांसद भी थे, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था। अपनी भाषा में कुछ भी लिख लेना। नेक्स्ट, फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस यात्रा शुरू की। नेक्स्ट, इसी कार्यकाल में मई 1998 में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। नेक्स्ट, इसी कार्यकाल में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चले ऑपरेशन विजय के माध्यम से जीत हासिल की।
इसी उपलक्ष्य में 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, फिर दोबारा से लिखो अटल बिहारी वाजपेयी। देखो, इनका यह कार्यकाल 13वीं लोकसभा में, इनका ये कार्यकाल 13वीं लोकसभा में 1999 से 2004 तक रहा। 2004 तक रहा। देखो, 99 में जो कारगिल युद्ध हुआ उससे भारत की जीत हुई, उसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया देश में, क्योंकि पाकिस्तान, भाई भारत और पाकिस्तान का हमेशा से ही एक तरह से मनमुटाव रहा है, तो उसको हराते, यहाँ तक हम क्रिकेट मैच में भी एक लोगों में बहुत बड़ी राष्ट्रीयता दिखाई देती है, तो वहाँ तो युद्ध में हराया था। तो स्वाभाविक उस समय के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसका फायदा मिला उनको चुनाव में, और फिर उन्होंने पूरे 5 साल सरकार चलाई। तो लिखो, इस कार्यकाल में ही 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। इस कार्यकाल में ही 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। नेक्स्ट, इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, ये आज का एक छोटी सी हमारी आज की चर्चा अटल से वाजपेयी तक। अगले लेक्चर में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री वर्तमान के हमारे नरेंद्र मोदी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।